नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, अमित जी, गीता जी, क्राफ्टी आइडियाज, हाँ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। विदित साहू, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, वेरी गुड। आपके यूनिट 12 में एक टॉपिक है जिसका नाम है मौद्रिक नीति के उद्देश्य या मौद्रिक नीति। बैंकिंग वाले टॉपिक में ये पढ़ते हैं हम, है ना। मौद्रिक नीति के उद्देश्य लिखा हुआ है सिलेबस में। पहले आप ये जान लीजिए, बहुत आसान भाषा में मैं आपको मौद्रिक नीति पढ़ाने का प्रयास करूंगा, है ना। और जो वर्ग 2 के स्टूडेंट्स होंगे उनको मौद्रिक नीति बहुत हद तक आती भी होगी, है ना। लेकिन वहां पर हमने मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं, गुणात्मक और आपके गुणात्मक के साथ साथ एक है आपका, उसको आप बोल सकते हो संख्यात्मक, या हम उसको बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव को बोलते हैं हम मात्रात्मक, जिसमें हम CRR, SLR, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, है ना, MSF, बैंक रेट, ये सब पढ़ते हैं, खुले बाजार की नीतियां। और इसके अलावा एक होता है क्वालिटेटिव, जिसको आप बोलते हो गुणात्मक। गुणात्मक को चयनात्मक भी बोल सकते हैं, सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष तरीके से होता है। हम एक एक करके बात करेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जी, प्रेरणा, कलिता, गीता। मौद्रिक नीति का मतलब कैसे है? तो मौद्रिक नीति बनाता कौन है? सबसे पहले तो ये सुन लो। तो ये बनाता है किसी देश का केंद्रीय बैंक, है ना। सुनना बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। किसी देश का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को क्या इंग्लिश में सेंट्रल बैंक लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि आपने अभी पेपर दिया है उसमें उसने केंद्रीय ना लिखकर बार बार सेंट्रल बैंक लिखा है। सेंट्रल बैंक कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। तो किसी बैंक, किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक। अब जैसे मैं बात करूं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? जवाब देना जरा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? जवाब दो मुझे। तो भारत का आप केंद्रीय बैंक बोलोगे कि भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मुद्रा का निर्गमन करता है, जो मुद्रा छापता है, नोटों की जो छपाई करता है ना। वही आपका मुद्रा का निर्गमन करने वाला ही होता है आपका सेंट्रल बैंक, RBI। वेरी गुड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, ये मौद्रिक नीति को बनाने का काम करता है, ठीक है। अब सर, आपने हमें ये भी बताया था कि आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर 2016 में, है ना, आगे चलकर 2016 में एक हमारा RBI एक्ट हमें मिला था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट मिला था 1934 का। तो 2016 में इस एक्ट में होता है संशोधन, इस एक्ट में होता है संशोधन। और इस एक्ट में संशोधन हुआ तो इस एक्ट में एक धारा जुड़ी है जिसका नाम है 45ZB, है ना। सेक्शन कौन सा है, धारा कौन सी है? तो RBI एक्ट की धारा है 45ZB। और इस 45ZB के तहत ही क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति बनती है, जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या इसी को मैंने बोल दिया हिंदी में मौद्रिक नीति समिति। इसको मैंने क्या बोला है, मौद्रिक नीति समिति। तो अब आपसे 3 बातें मैं पूछ रहा हूं, तीनों बातों के आप जवाब देना, है ना। ये तो फैक्चुअल डेटा हो गया, ये तो फैक्चुअल डेटा हो गया जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो तुम जवाब दोगे कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक करता है। अब अगला सवाल अगले चरण में मैंने पूछा कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है। सर, सेंट्रल बैंक और केंद्रीय बैंक एक ही है? बिल्कुल एक ही है। तो भारत का सेंट्रल व जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, इसकी एक एक्ट भी हमने सुना था, RBI एक्ट 1934 का। तो RBI एक्ट 1934 में एक अमेंडमेंट होता है 2016 में। तो 2016 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसमें एक धारा जोड़ी गई जिसका नाम था 45ZB, 45 का ZB। और इसमें हमने एक नीति बनाई है जिसे बोला गया है, एक समिति बनाई है जिसे हमने बोला है मौद्रिक नीति समिति। आइए थोड़ा सा मौद्रिक नीति समिति पर भी बात कर लेते हैं कि भाई ये जो MPC बनाई है आप लोगों ने, जो मौद्रिक नीति समिति बनाई है, इस मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
तो मेरा जवाब होगा कि मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आरबीआई का गवर्नर। सर आप फैक्चुअल डेटा पढ़ा रहे हो, बस 2 मिनट वेट करो, है ना। जो आरबीआई का गवर्नर होगा वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होगा। अगला सवाल अगले चरण में मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं। तो आप लोगों ने फटाफट जवाब दिया, क्योंकि आप लोग अभी पात्रता परीक्षा देकर आए हो और आपने बोला कि सर मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या 6 होती है। मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्यों की संख्या 6 होती। मैंने बोला क्या ये 6 के 6 सदस्य भारत सरकार के होते हैं या आरबीआई के होते हैं। तो तुम बोले सर इसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार के होते हैं। तो क्या भारत सरकार को केंद्र सरकार बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है ना। तो भारत सरकार के 3 सदस्य होते हैं, या मैं बोल सकता हूं केंद्र सरकार के 3 सदस्य होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 सदस्य होते हैं। तो यहां पर आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो एक तो हो गया आपका आरबीआई का गवर्नर, एक तो हो गए आपके आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब वर्तमान में हैं, और एक हो गए आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक हो गए आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और एक हो जाएंगे आपके कौन यहां पर? तो आप बोलोगे आरबीआई का अधिकारी। एक हो जाएगा आपका आरबीआई का अधिकारी। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो आरबीआई के सदस्य हैं वो 3 हैं और जो भारत सरकार के केंद्र सरकार के सदस्य हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल सदस्य, ये सारी बातें तो आपको पता चल गई। एक मुद्दा और आता है, एक मुद्दा और है कि जो हमारे उर्जित पटेल समिति बनी थी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उर्जित पटेल समिति का गठन कब होता है। तो उर्जित पटेल समिति का गठन होता है 2014 में, और 2014 में जब ये आए तो इन्होंने ये बोला था कि जो मौद्रिक नीति है वो हर 2 महीने में आएगी। तो मौद्रिक नीति इन्होंने क्या कर दी थी? द्विमासिक कर दी थी। मौद्रिक नीति द्विमासिक मतलब हर दूसरे महीने में, एक तो रिजर्व रेट और एक पॉलिसी रेट, हर दूसरे महीने में जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ाऊंगा, उपकरण पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि एक गुणात्मक है और एक आपका मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक में आपको 2 तरीके की चीजें मिलेंगी, एक तो रिवर्स रेट मिलेगी, रिजर्व रेट मिलेगी, है ना। तो द्विमासिक है मौद्रिक नीति और ये हर दूसरे महीने में, और उर्जित पटेल समिति की क्या की गई थी? सिफारिश पर ये हमने द्विमासिक करी थी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक होती है रिजर्व रेट, ध्यान से सुनिएगा, एक होती है रिजर्व रेट और एक होती है पॉलिसी रेट, है ना। एक होती है पॉलिसी रेट। अगर रिजर्व रेट में देखा जाए तो एक तो आता है कैश रिजर्व रेशो और एक आता है स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो। इसे बोला जाता है सीआरआर, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे हिंदी में बोला जाता है नगद आरक्षित अनुपात। और एसएलआर को क्या बोला जाता है? स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो। इसे बोला जाता है सांविधिक तरलता अनुपात। इसे बोला जाता है सांविधिक तरलता अनुपात। ये दोनों के दोनों जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो रिजर्व रेट के अंतर्गत आते हैं। एक होता है पॉलिसी रेट, आरबीआई इन्हीं में चेंज करके अर्थव्यवस्था में महंगाई व मंदी को कंट्रोल करता है। पॉलिसी रेट में अगर मैं देखूं तो इसमें आता है आपका मार्जिनल स्टैच्यूरी फैसिलिटी, है ना। इसके अलावा इसमें आपका आ जाता है बैंक रेट, जो कि बैंक रेट और एमएसएफ एक ही होता है। इसके अलावा इसमें आता है आरआर रेपो रेट, और एक आता है इसमें ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट। ये सारी जो होती हैं ये सब पॉलिसी रेट के अंतर्गत आती हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिसी रेट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व रेट नहीं है। तो रिजर्व रेट में हमेशा 2 चीजें ही आएंगी, एक तो सीआरआर और एक एसएलआर आएगा, और पॉलिसी रेट में एमएसएफ, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आएगा। मौद्रिक नीति समिति 2016 में बनती है। आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में संशोधन होता है। हमने एक धारा 45 जेड-बी जोड़ी है और उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 6 होती है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। और मौद्रिक नीति समिति में अगर टोटल सदस्य जो 6 हैं उसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार व केंद्र सरकार के होते हैं।
उर्जित पटेल समिति का गठन 2014 में हुआ था और उर्जित पटेल कमेटी ने यह बोला था कि जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आप रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये जो सब आप बनाते हो, मतलब आप रिजर्व रेट और जो पॉलिसी रेट बनाते हो, ये आप हर 2 महीने में जारी करोगे। तो किस समिति की सिफारिश पर मौद्रिक नीति को हर दूसरे महीने जारी किया जाता है? तो जवाब होगा कि हर दूसरे महीने जो जारी किया जाता है वो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर किया जाता है। अब फैक्चुअल डेटा पर बात करूंगा तो मैंने 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें आरबीआई गवर्नर आपको संजय मल्होत्रा तक की कहानी सुनाई है ना। तो जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक देखेंगे, तब हम वहां पर रिजर्व बैंक के गवर्नर्स की बात कर लेंगे। अभी हमारा जो मेन मोटो है वो मौद्रिक नीति पर बात करने का है। अभी जो मैंने आपको ये 8-10 फैक्ट यहां पर बताए, ये समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना में जवाब दो। अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई है तो तुम थम्स अप करके बोलो कि हाँ सर, हमें इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। फिर मैं आपको मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये बताऊंगा कि भैया मौद्रिक नीति क्या है। कुछ नहीं है, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना है, मूल्य स्थिरता करना है, कीमत को स्थिर करना है, अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे, ये सब करना है। हाँ जी, सभी लोग मुझे थम्स अप करके बोलें कि हाँ सर, हमें इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना। इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, मुझे कमेंट करके बता दो। मैंने बोला मौद्रिक नीति क्या है, मैंने बोला भैया मौद्रिक नीति है क्या, तो तुम बोलोगे मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का मतलब है मुद्रा के प्रवाह से, मुद्रा के प्रवाह से। क्या मैं प्रवाह को तरलता बोल सकता हूं? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है बाजार में पैसे की मात्रा, मतलब देश में, यहां बाजार में या देश में पैसे की आपूर्ति, देश में मुद्रा की आपूर्ति, देश में मुद्रा की आपूर्ति। तरलता का मतलब होता है मुद्रा की आपूर्ति देश में, ठीक। तो मुद्रा की तरलता या मुद्रा का प्रवाह या मुद्रा की आपूर्ति, है ना, मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा की तरलता को, मुद्रा की आपूर्ति को, ये क्या करती है मौद्रिक नीति? तो इन सब को क्या करती है? नियंत्रित करती है। प्रवाह बोलूं बात एक ही है, तरलता बोलूं बात एक ही है, आपूर्ति बोलूं बात एक ही है। और इनको क्या करना है? तो इनको, ये किसका? मुद्रा का। और इन सब को क्या करना है? नियंत्रित करना है। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसके लिए जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा वो मैं बोलूंगा मौद्रिक नीति, इसे मैं बोलूंगा मौद्रिक नीति। सर हमें बाजार में पैसे के फ्लो को या देश में पैसे के फ्लो को कम ज्यादा क्यों करना है ना? 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 दिन, मंडे तक आपका स्टार्ट हो जाएगा पात्रता परीक्षा संस्कृत वर्ग 1 का कोर्स। अभी ऑफर भी चल रहा है 1799 का, आज लास्ट डेट है। जिसको भी कोर्स परचेज करना है वर्ग 1 वाले कर सकते हैं, 1799 में आप परचेज आज कर सकते हैं, आज रात 12 बजे तक। तो मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा की तरलता को, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना ही क्या है? मौद्रिक नीति है ना। अगर तुम्हें पैसे का फ्लो बढ़ाना है तो भी मौद्रिक नीति के टूल्स देखना पड़ेंगे, मौद्रिक नीति के उपकरण देखना पड़ेंगे। ये सेंटेंस कब समझ में आएगा? जब मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको टूल्स बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी केवल इतना समझ लो कि मौद्रिक नीति का मतलब ये है, मौद्रिक नीति बनाते क्यों हैं? तो देश में मुद्रा के प्रवाह को कम या ज्यादा करने के लिए, देश में मुद्रा की आपूर्ति को कम या ज्यादा करने के लिए, देश में मुद्रा की तरलता को बढ़ाने या घटाने, कम या ज्यादा करने के लिए, है ना। फीस जमा हो चुकी है गुरुजी, ठीक है ना। मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है सर, मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पूछा क्या मौद्रिक नीति से ब्याज दर को प्रभावित किया जा सकता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या मौद्रिक नीति से, ये जो मौद्रिक नीति बनाई है, क्या ये ब्याज दरों को प्रभावित करती है? कैसे? मैं बताता हूं। ब्याज दरों को प्रभावित, ब्याज दर 2 ही टाइप से हो सकती हैं। या तो मैं बैंक को कर्जा देने, मतलब बैंक से कर्जा लेने जाऊं, है ना, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे घर खरीदना है, मुझे होम लोन लेना है, बात समझो पहले मेरी ध्यान से, है ना, मुझे होम लोन लेना है ना, तो मुझे पैसे की आवश्यकता, मैं बैंक के पास गया तो 2 कंडीशन होंगी, या तो बैंक मुझे पैसा देगा या बैंक मुझे पैसा नहीं देगा, ठीक है, 2 ही कंडीशन होंगी, या तो देगा या नहीं देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कब नहीं लूंगा? जब बैंक मुझे महंगी ब्याज दर पर ऋण देगा। जब बैंक को लोन नहीं देना होगा तो वो मुझे महंगी ब्याज की दर बताएगा, मैं बोलूंगा मुझे नहीं लेना।
और जब वो सस्ती ब्याज दर पर मुझे ऋण देगा तो मैं तुरंत ले लूंगा। तो सस्ती ब्याज दर पर लेगा अगर कोई कस्टमर, तो लोन आसानी से, ऋण आसानी से मिल जाएगा। और अगर महंगी ब्याज दर पर बैंक दे रहा है, कस्टमर नहीं ले रहा है, मैं गया, मुझे बोला भैया मुझे होम लोन चाहिए, उसने बोला तुम्हें 12% सालाना की दर से जो है ब्याज लगेगा। मैंने बोला मेरे जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, उन्होंने तो 9% में लिया था। तो उसने बोला कि आरबीआई की जो पॉलिसी रेट है, या आरबीआई ने जो अभी मौद्रिक नीति जारी की है, उसमें उसने जो पॉलिसी रेट है उसमें उसने ब्याज दरों में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। तो जब ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है, जब ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है, तो मतलब अब क्या है, अब सीधा सिंपल सा है कि मैं बैंक से लोन नहीं ले पाऊंगा। मैं बैंक से लोन नहीं ले पाऊंगा तो मैं क्या होगा, मेरा जो घर लेने का प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बाजार में पैसा गया क्या, देश में पैसे का फ्लो बढ़ा क्या, नहीं, पैसे का फ्लो तो कम हो गया। तुम्हारे पास जो पैसा रखा है उसको अलग रखना, तुम्हारे बाप दादाओं की जो संपत्ति है उसको तुम अलग रखना। अर्थव्यवस्था टोटल बैंकिंग पर चलता है कि अगर बैंक ने बाजार में पैसा फेंका है तो तरलता बढ़ी है ना। और अगर बैंक ने पैसा बाजार में नहीं दिया है तो तरलता कम हुई है। अभी मैं आगे टूल्स बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं, ये विदित साहू जी, ये आज लास्ट डेट है ना सर। हमें 8-9 महीने पढ़ाना भी पड़ेगा, बात समझो आप, है ना। 8-9 महीने पढ़ाना पड़ेगा। 8-9 महीने में मतलब आप समझ रहे कितने घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, 400 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी सर उसकी। ठीक है, वर्ग एक है, मजाक नहीं है। सेट भी दे पाओगे, नेट भी दे पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में 50% काम भी आएगा, है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा की तरलता, मुद्रा की आपूर्ति को अगर हम नियंत्रित करते हैं, जिस पर ब्याज दरों को प्रभावित किया जाता है ना, यहां से ब्याज दर से ही मुद्रा, जैसे आप सुनना मेरी बात ध्यान से, चलो आपको मैं डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता हूं, आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनना, ठीक। जैसे मैं बोलूं, दो टाइप से होती है मौद्रिक नीति, है ना। एक होती है उदार और एक होती है संकुचित। एक होती है उदार, लिबरल, और एक होती है कम उदार, या उसी को मैं बोल सकता हूं संकुचित, है ना। या इसी को मैं बोल सकता हूं कठोर, इसी को मैं बोल सकता हूं कठोर मौद्रिक नीति, और इसको मैं बोल सकता हूं उदार मौद्रिक नीति, या इसी को मैं बोल सकता हूं कम उदार मौद्रिक नीति। बहुत सारे इसके नाम हैं, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही होती है ना, बात एक ही होती है। हाँ, पहली बार देख रहे हैं, देखिएगा सर, और भी लेक्चर्स डले हुए हैं, आप आराम से देख लो, आप सेटिस्फाइड हो जाओ तभी आप लेना, है ना। हाँ सर, हम भी पहली बार देख रहे हैं, आप आराम से देख लो लेक्चर्स, अच्छे लगते हैं तो ही आप एप्लीकेशन पर आइएगा, है ना। बिल्कुल, आपके पास डेमो लेक्चर्स के रूप में बहुत सारे हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। मैंने बोला मौद्रिक नीति, आप पहले समझने पर फोकस करिएगा, ये तो सारी बात की बातें हैं। तो मौद्रिक नीति दो टाइप से होती है, एक उदार होती है, एक संकुचित होती है, कठोर होती है, एक कम उदार होती है। अब मुझे मार्केट में पैसा फेंकना है, मतलब बैंक वाला चाह रहा है, तो बैंक वाला चाह रहा है कि कस्टमर उससे लोन ले, क्योंकि आरबीआई की ऐसी गाइडलाइन है, आरबीआई ने सब बोल के रखा है। आरबीआई कैसे बोलेगा, तो पॉलिसी रेट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो उदार मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि भैया बाजार में पैसे का फ्लो ज्यादा, बाजार में मुद्रा या पैसे की तरलता, बाजार में तरलता अधिक, बाजार में तरलता अधिक, तरलता अधिक मतलब पैसा ज्यादा है, पैसे की आपूर्ति अधिक है। तरलता अधिक को मैं क्या बोल सकता हूं, आपूर्ति अधिक है, सप्लाई ज्यादा है ना। सप्लाई ज्यादा कब होगी, जब ब्याज दरें क्या होंगी, कम होंगी। ब्याज दरें कम, कहने का मतलब क्या है, कम ब्याज की दर पर ऋण मिले, अपनी भाषा में समझो, कम ब्याज की दर पर ऋण मिले। जब हमें लोन मिलेगा कम ब्याज पर तभी हम लेंगे, कम ब्याज की दर पर जब ऋण मिलेगा, ब्याज की दरें कम होंगी तो मैं लोन लेने जाऊंगा। लोन लेने जाऊंगा मतलब बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाजार में तरलता कम है, तरलता कम मतलब कई की मुद्रा की तरलता, तरलता को आपूर्ति बोल सकते हैं, हाँ, इसको प्रवाह बोल सकते हैं, हाँ। तो इसका जो तरलता है, सप्लाई है, फ्लो है, ये क्या हो गया, कम। इसका कारण क्या है, क्योंकि ब्याज दरें क्या हैं, अधिक। और सीधा सिंपल सा है कि यदि ब्याज दर अधिक होगी, यदि ब्याज दर अधिक होगी, यदि ब्याज दर अधिक होगी तो मैं लोन नहीं लूंगा, तो मैं खुद को एग्जाम्पल के तौर पर रख रहा हूं, तो मैं ऋण नहीं लूंगा।
और जब ऋण नहीं लूंगा तो बाजार में पैसा नहीं आएगा, वो केवल बैंक के अकाउंट में ही रखा रह जाएगा, वो केवल बैंक वाला अपने पास रख पाएगा। अगर बैंक से निकलकर तुम्हारे पास आता है, कस्टमर तक जाता है, तो समझ लेना तरलता बढ़ रही है। अगर बैंक में ही रखा रहता है तो समझ लेना तरलता कम हो रही है। अगर लिबरल की बात करें, जब लिबरल होती है मौद्रिक नीति, तब उस समय यह बोला जाता है कि भर भर के लोन बांटे जाते हैं, सस्ती ब्याज की दरों पर लोन बांटे जाते हैं। लेकिन जब कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तब वहां पर लोन नहीं बांटे जाते हैं और ब्याज की दरों को महंगा कर दिया जाता है। तो मौद्रिक नीति के टाइप पूछे जाए तो तुम बताओगे सर, एक तो उदार होती है और एक संकुचित या कठोर या कम उदार होती है। कम उदार में ब्याज की दरें अधिक होती हैं, उदार में ब्याज की दरें कम होती हैं। उदार में जब ब्याज की दरें कम होती हैं तो हमें लोन आसानी से मिल जाता है, कम ब्याज दर पर मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं, है ना, क्योंकि कम ब्याज की दर है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करो। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप करो, है ना। मौद्रिक नीति का एक दूसरा नाम है साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी, इसका दूसरा नाम है साख नीति। तो उदार साख नीति, संकुचित साख नीति, या उदार साख नीति के साथ साथ उदार मौद्रिक नीति, उदार आपका मौद्रिक नीति, उदार साख नीति दोनों बोल सकते हैं। और संकुचित साख नीति, संकुचित मौद्रिक नीति, है ना, कम उदार मौद्रिक नीति, कम उदार साख नीति, और कठोर मौद्रिक नीति, कठोर साख नीति दोनों बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? अमित, प्रेरणा, ललिता, दिलीप, विदित, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? ईमानदारी से बताना, जहां पर तुम बोलोगे सर रुको, एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार रोकूंगा, समझाऊंगा, समझ में आना चाहिए, तुम्हारी यहां पर घुसना चाहिए चीजें। अब ये आएगा कैसे समझ में? जब तुम ये पढ़ोगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? मैंने बोला है मौद्रिक नीति के तुम्हें उपकरण समझने पड़ेंगे, है ना। आप लोगों को मौद्रिक नीति के उपकरण समझने पड़ेंगे। मौद्रिक नीति के आप लोगों को उपकरण समझने पड़ेंगे। अब ये मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे समझें हम? सुनो ध्यान से। मौद्रिक नीति के जो टूल्स हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है गुणात्मक, गुणात्मक को हम चयनात्मक बोल सकते हैं, है ना। गुणात्मक को हम चयनात्मक बोल सकते हैं। गुणात्मक का मतलब है क्वालिटेटिव से, गुणात्मक का मतलब है क्वालिटेटिव से, और चयनात्मक बोल सकते हैं, मतलब सिलेक्टिव टूल्स यही हैं, गुणात्मक या चयनात्मक। इसे हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है मात्रात्मक, इसे हम क्वांटिटेटिव उपकरण बोल सकते हैं, इसे हम क्वांटिटेटिव उपकरण बोल सकते हैं। तो गुणात्मक को चयनात्मक भी बोला जा सकता है, और मात्रात्मक को अंग्रेजी में हम क्या बोल सकते हैं? तो मात्रात्मक को हम अंग्रेजी में आप बोलोगे क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कौन काम करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये वाले काम करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ये वाले काम करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे आपको काम करते हुए, और ये मिलेंगे आपको अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए। कैसे? उदाहरण से समझना, है ना, उदाहरण से समझना। मैंने एक क्लास देखी, है ना, और जैसे तुमने देखा हो कि हमारे घर में मैं और दीदी लोग रहते थे, मेरी एक दीदी हम उम्र की हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता था, पेपर नहीं सॉल्व करवाया, आज हिस्ट्री में करवाएंगे ना, हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाएंगे, है ना। और कल अगर लगता है तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, है ना, कल सैटरडे, कल करवा दूंगा। तो जैसे हम एक घर में रहते हैं, मेरी दीदी जो है वो एक ही उम्र की हैं, ठीक है। और जैसे मान लो करी गलती दीदी ने, बहन जी ने गलती करी, है ना, और बहन जी की गलती को तो साइड में रख के पिताजी ने सूटा हमें। समझ पा रहे मेरी बात को? उनको एक साइड कर दिया, सूट दिया हमें, गलती जबकि उनकी थी, है ना, गलती जबकि उनकी थी। सर इसको क्वालिटेटिव बोलते हैं, सर इसको सिलेक्टिव बोलते हैं, सर इसको डायरेक्ट बोलते हैं, सर इसको टूल्स बोला जाता है। सर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर लिख सकते हो आप। सर इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, सर इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में मैं शब्द बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो सर, है ना। आप अगर अंग्रेजी माध्यम के हैं तो सर इतना तो कर सकते हैं आप, है ना।
तो अब जैसे एक क्लास है, क्लास में 40-50 स्टूडेंट हैं और उस 40-50 स्टूडेंट में अगर देखा जाए कि एक स्टूडेंट ने गलती करी और मैंने सबको सूद दिया, मैंने सबको मतलब सबको चमकाया और सबकी परीक्षाओं में 5-5 नंबर काट लिए, प्रैक्टिकल था सबके 5-5 नंबर काट लिए, गलती केवल उस व्यक्ति की थी, उसका भुगतान सबने किया। तो जब भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात आती है तब वहां पर हम मात्रात्मक उपकरणों को देखते हैं कि भैया मात्रात्मक उपकरण में अब हमें सीआरआर एसएलआर को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने सीआरआर चेंज किया, अगर मैंने एसएलआर चेंज किया, कम या ज्यादा करूंगा उसकी रेट, जैसे तुम देखते हो 4.5% सीआरआर है तो उसको मैं बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था जब प्रभावित होगी तब मैं मात्रात्मक उपकरणों को चेंज करूंगा, कम भी कर सकता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे उस क्लास के केवल उस लड़के को दंडित करना है जिसने शैतानी करी है, जिसने बदतमीजी करी है, तब मैं गुणात्मक टूल का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पिताजी देखेंगे कि भैया नहीं, गलती तो बहन जी ने करी है, बहन जी को ही केवल डांट मिलेगी अगर, तो वो गुणात्मक टूल्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन बहन जी साइड में रख के पिताजी ने अगर मुझे सूद दिया तो वो मात्रात्मक में आएगा। पूरे घर पर माता जी को भी चमकाया, मुझे भी चमकाया, बड़े भाई साहब को भी चमकाया, बड़ी बहन को भी चमकाया। समझ पा रहे मेरी बात? जब सबको एक साथ ले लिया जाता है तब वो मात्रात्मक। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर अगर बात की जाती है तो वो गुणात्मक या चयनात्मक। प्रत्यक्ष रूप से ये है, अप्रत्यक्ष रूप से ये है। क्या इतनी बात तुम समझ पाए? यस एंड नो में जवाब दो। इतनी बात समझ गए? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। जैसे मैंने एक टूल्स लिखा है, एक टूल्स में बोल रहा हूं चयनित साख नियंत्रण। पहले ये वाले डिस्कस करेंगे फिर वो वाले डिस्कस करेंगे। मैंने बोला है चयनित साख नियंत्रण, मैंने बोला है चयनित साख नियंत्रण। इसका मतलब क्या है? मतलब मुझे क्या करना है, साख का मतलब है ऋण से, है ना। साख का मतलब है ऋण से, समझना मेरी बात को। मैं और आप बाजार गए, बाजार में हमने देखा कि आलू बिक रहा था 50 रुपए किलो, आलू 50 रुपए पर केजी था, है ना। आलू जो है वो 50 रुपए पर केजी था। अब यार ये आलू 50 रुपए पर केजी है, ठीक है, तो महंगा है, महंगा है। और जब आरबीआई ने देखा, क्योंकि मैं अभी आरबीआई की बात करूंगा क्योंकि बनाता इसको आरबीआई है, देश का सेंट्रल बैंक है। पहले मैंने दिमाग में तुम्हारे ये छाप दिया है, आओ सर, ये तो आपने पहले हमें छाप दिया है। जो आलू है ये 50 रुपए पर किलो है, मतलब महंगा है। कुल मिला के वस्तु की कीमत क्या है, ज्यादा है। समझते जाना, समय लगेगा, वर्ग 1 पढ़ रहे हो, मजाक नहीं है। वस्तु की कीमत क्या है, ज्यादा है। जब आरबीआई ने देखा तो आरबीआई ने यह देखा कि नहीं यार, आलू का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, डेटा तो रहता ही है ना। फल सब्जी का, दूध का, गेहूं चावल गन्ने का, मक्के का, ज्वार बाजरा का, सबका उत्पादन हर साल आरबीआई के पास, भारत सरकार के पास तो पहुंचता ही है ना। हाँ सर, उन्होंने देखा कि आलू का उत्पादन तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, लेकिन आलू का रेट महंगा क्यों है, आलू का रेट महंगा क्यों है। जब सर्चिंग ऑपरेशन किए गए, जब पता किया गया, तब यह पता चला कि भैया जमाखोरी की गई है। आलू को कोल्ड स्टोरेज में जमा करके रखा गया है, इंतजार कर रहा है। जो किसान है वो चालाक है, किसान ने बोला है कि अगर मैं आलू को अपने कोल्ड स्टोरेज में रख दूंगा तो आलू की क्या हो जाएगी, बाजार में कमी, और आलू की मांग तो बढ़ना ही है। जब आपूर्ति कम होगी तो मांग अपने आप बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में यह चक्र तो चलता है मांग और आपूर्ति का, कि अगर मांग ज्यादा है तो आपूर्ति कम है, और अगर आपूर्ति ज्यादा है तो मांग कम है। तो यहां पर आपूर्ति कम हो गई ना, हाँ, क्योंकि माल जो आलू है वो कोल्ड स्टोरेज में रखा है ना, हाँ,
तो मांग बढ़ गई ना, हाँ, और जैसे ही मांग बढ़ेगी और आपूर्ति नहीं होगी तो वस्तुओं की कीमतें आसमान छुएंगी, हाँ, और जैसे ही वस्तुओं की कीमतें आसमान छुएंगी वो अपना कोल्ड स्टोरेज से माल निकालेगा और बेचने का प्रयास करेगा। आरबीआई को जैसे ही ये पता चला कि कोल्ड स्टोरेज में किसान का आलू रखा है, आरबीआई ने तुरंत बैंकों को बोला कि सुनो एसबीआई, आरबीआई बोल रहा है एसबीआई से कि सुनो एसबीआई, अब अगर कोई व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि उसे कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, उसे गोडाउंस बनवाने हैं, तो तुम गोडाउंस बनवाने के लिए उसको लोन नहीं दोगे, अगर दोगे तो तुम इस ब्याज की दर पर दोगे। तो जब ब्याज की दर तुम महंगी कर दोगे तो वो बेचारा कैसे लेगा? तो क्या आलू अब अगर जब कोल्ड स्टोरेज ही नहीं होंगे, जब स्टोर रूम में जगह ही नहीं होगी स्टोर करने की, तो क्या सर पे स्टोर करके रखोगे क्या? नहीं सर, हम तो गोडाउन लेंगे, हम तो कोल्ड स्टोरेज पर रखेंगे। कहां से, जब कोल्ड स्टोरेज बनेंगे ही नहीं। तो क्या इससे आलू की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कोल्ड स्टोरेज ना बने, लोग जमाखोरी ना करें, अगर ये जो मांग आपूर्ति का जो बैलेंस है ये बना रहे, तो क्या कभी वस्तुओं की कीमतों में उछाल होगा? नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हाँ या ना? तो हमने एक चीज सिलेक्ट करी और वो था हमारा कोल्ड स्टोरेज, और उस पर हमने लोन को नियंत्रित किया। तो चयनित साख नियंत्रण समझ में आया, सिलेक्टिव आपका क्रेडिट कंट्रोल समझ में आया कि मैंने कोल्ड स्टोरेज के लिए बोला है कि आपको उस सेक्टर में, कोल्ड स्टोरेज या गोडाउंस वाले सेक्टर में बैंकों से मैंने बोला है, मैं मतलब वर्तमान में आरबीआई, इस समय आरबीआई, मैंने बोला है कि कोल्ड स्टोरेज के लिए, गोडाउंस के लिए अगर कोई पैसा मांगता है तो तुम्हें नहीं देना है। ये वाला टूल समझ में आया? क्या हम इससे वस्तुओं की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर आपने वर्ग 2 में जब अर्थशास्त्र पढ़ाया था, मौद्रिक नीति पढ़ाई थी, तब आपने सीधा सिंपल सा बोला था कि महंगाई व मंदी को नियंत्रित करने के लिए, आपने महंगाई जब पढ़ाई तब यह बताया था कि महंगाई एक तो मांग आधारित हो सकती है और एक कीमत आधारित हो सकती है। महंगाई को मुद्रास्फीति बोलते हैं, महंगाई को मुद्रास्फीति बोलते हैं, और महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए हम दो टाइप की पॉलिसी बनाते हैं। अगर आरबीआई बना रहा है, अगर किसी देश का सेंट्रल बैंक बना रहा है तो वो मौद्रिक नीति कहलाएगी। अगर वो किसी देश की सरकार बना रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, या संसद द्वारा विशेष सत्र में कोई बिल पारित करके राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जा सकता है। तो राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है। और अगर मैं मौद्रिक नीति की बात करता हूं तो किसी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, इसलिए आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। महंगाई मंदी को केवल दो ही चीजें कंट्रोल करेंगी, एक आपका मौद्रिक नीति, दूसरा आपका राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, राजकोषीय नीति को फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया? चयनित साख नियंत्रण, एक चीज सिलेक्ट करी है, और वो चीज कौन सी सिलेक्ट करी है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो चीज सर ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जो है कोल्ड स्टोरेज या गोडाउंस के सेक्टर में बैंकों को जो लोन देना है वो महंगी ब्याज दर पर देना है, और कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लागू कर दी जाएंगी कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनवा रहे हो तो आपको इन नियम एवं शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तब हम आपको लोन देंगे, ऐसा बैंक वाला बोल रहा है, क्योंकि बैंक वाले से आरबीआई ने ऐसा बोल के रखा है। अब बोलो सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अगला है विभिन्न कटौती दरें। दूसरा टूल्स है विभिन्न कटौती दरें, है ना? जैसे ये जो मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया, ये एग्जांपल तुम शॉर्ट में अपने दिमाग में फिट करने के लिए कहीं लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट वही होगा जिसने ये कोल्ड स्टोरेज वाला, बस कुछ मत करो, ऐसी लाइन खींचो, कोल्ड स्टोरेज लिख लो, तो तुम जब रिवीजन करोगे, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज लिख लो, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा, कोल्ड स्टोरेज के नीचे आलू लिख लो, पूरी क्लास रिवीजन हो जाएगी। अब तुम्हें दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी होती है। चयनित साख नियंत्रण का मतलब जब रिवीजन करोगे तब तुम्हें तुरंत आलू याद आएगा। मैडम रिजल्ट का मुझे नहीं पता, है ना उमा जी, मुझे रिजल्ट का नहीं पता, आई एम सॉरी, जब आएगा वो आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा, ठीक है? तो आलू जो है, आलू से तुम्हें कोल्ड स्टोरेज वाला पूरा कहानी याद आ जाएगा। क्लियर? विभिन्न कटौती दरें, विभिन्न कटौती दरों का मतलब क्या? जैसे
जैसे मेरी बात सुनना ध्यान से, आरबीआई चाहता है कि जो कृषि उत्पादन है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़े। आरबीआई ऐसा चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। तो एग्रीकल्चर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब किसान गया बैंक के पास और किसान ने बोला कि भैया मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है। हमने पूछा किसान से कि सर आपको ट्रैक्टर क्यों खरीदना है? उनने बोला एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर खरीदना है, सीड ड्रिल खरीदना है, कल्टीवेटर खरीदना है, बीज खरीदना है। अच्छा, मतलब आपको कृषि उत्पादन के लिए? हाँ हाँ हाँ, मुझे अपने जो सिंचाई के लिए मुझे है ना मोटर खरीदनी है, कुआं खुदवाना है, बहुत सारी चीजें हैं। इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर सिंचाई होगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। और कृषि उत्पादन बढ़ने का मतलब कच्चा माल है, और कच्चा माल उद्योगों में जाएगा और अर्थव्यवस्था प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी में शिफ्ट होगी, तो अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से विकसित होगी। यही तो आरबीआई चाहता है, यही भारत सरकार चाहता है। क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भारत सरकार के 3 सदस्य बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बैठे हैं। आरबीआई के भी 3 बैठे हैं। हाँ, तो जब आरबीआई ने पहले से बैंक को बोल के रखा था कि अगर हम कोई आता है और वो कृषि संबंधी गतिविधि के लिए लोन लेता है तो तुम सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दोगे, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दोगे, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दोगे। तो अगर मैं उसको ट्रैक्टर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण दूंगा तो वो ट्रैक्टर खरीद लेगा, बीज खरीद लेगा, सीड ड्रिल खरीद लेगा, कल्टीवेटर खरीद लेगा, मोटर खरीद लेगा, कुआं खुदवा लेगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा। उद्योगों को जब कच्चा माल मिलेगा तो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की जेब में पैसा आएगा, आय होगी, और आय होने से उनका शिक्षा और स्वास्थ्य, कहने का मतलब उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा, उनकी एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्या ये विभिन्न कटौती दरों में तुम समझ पाए कि मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो क्या सर इस जिस प्रकार आपने कटौती दरें, विभिन्न क्षेत्रों में जो कटौती दरें हैं, इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं कि मान लो रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए पैसा मांग रहा है, मान लो रासायनिक वो आपका रासायनिक उर्वरक के साथ साथ रासायनिक कीटनाशक, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए पैसा मांग रहा है, हम नहीं देंगे। हम उसको पर्यावरण का पाठ पढ़ाएंगे। हम उससे बोलेंगे कि दादा अगर तुम रासायनिक उर्वरक डालते हो, अगर तुम रासायनिक कीटनाशक डालते हो तो इससे पर्यावरण में जलवायु और मृदा प्रदूषित हो जाएंगी और इससे हमारे और आपके परिवार को, आगे आने वाली जनरेशन को ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम कई जगह पर रेट्स को, ऋण देते समय ब्याज की दरों को बढ़ाकर हम जो है उस सेक्टर में, मतलब अब हमने उसको उर्वरक और कीटनाशक खरीदने से रोक दिया, लेकिन जो चीजें जरूरी थी उसके लिए हमने उसको लोन दे दिया। तो मेरी बात इतनी अगर दूसरी वाली समझ गए हो तो जितने लोग मुझे देख रहे हो उतने लोग कम से कम थम्स अप कर दिया करो, है ना, ताकि मास्टर को यह समझ में आ जाए। जैसे मैं अगर बात करूं तो देखा जाए कि यार ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, इसको और अच्छे से समझना है तो और समझिएगा। जैसे मैंने बोला ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मतलब कोई कार नहीं खरीद रहा है, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई खरीद ही नहीं रहा है, ना तो 2 पहिया वाहन खरीद रहा है, ना 4 पहिया वाहन खरीद रहा है, ठीक है, और ना ही वो इलेक्ट्रिक वाहन की जैसे हम बात करते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट मान लो शून्य पड़ा हुआ है, खरीदी बिक्री हो ही नहीं रही है। जब लोग खरीदेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे, और जब बिकेगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, तो उत्पादन कैसे होगा? मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला जो उत्पादन कर रहा होगा, जिसके पास एक बड़ी सी यूनिट लगी होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो तो उसमें तो ताला डालना पड़ जाएगा, उसको तो बंद करना पड़ेगा। तो फिर आरबीआई बोलेगा बैंकों से कि यार तुम एक काम करो, अगर कोई तुम्हारे यहां पर आ रहा है तो उसको बताओ कि अगर तुम डीजल और पेट्रोल वाहन लोगे, अगर तुम कार लोन ले रहे हो तो कार लोन हम तुम्हें देंगे, कार लोन हम तुम्हें देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ब्याज की दरें कम है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो। जब मैं ब्याज दरें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कम बताऊंगा तो हो सकता है कस्टमर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ जाए,
मतलब जो सेक्टर मंदी की स्थिति में होगा उसे मुझे बूम करना है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मुझे क्रय विक्रय बढ़ाना है, क्योंकि जब बिक्री होगी, जब मैं उसका उपभोग करूंगा, तभी तो उत्पादन होगा। कल हमने उपभोग वाले टॉपिक में ये चीजें पढ़ी थी कि अगर मैं उपभोग करूंगा, किसी से खरीदूंगा, कोई विक्रेता होगा, किसी ने उसका उत्पादन किया होगा, तो उत्पादन कब करेगा? जब बिकेगा। बिकेगा कब? जब मैं उसका उपभोग करूंगा। हाँ सर, ये चीजें तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आप पहले समझा चुके हो, आप समझा चुके हो ये बात। तो भैया जो सेक्टर, जिस क्षेत्र में मंदी होगी, मतलब कहने का जहां मंदी का मतलब जहां पर क्रय विक्रय हो ही नहीं रहा होगा, उस सेक्टर में मैं ब्याज की दरों को कम कर दूंगा, कटौती कर दूंगा कि भैया इतना ब्याज मत लो, ब्याज की दरें कम रखो, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल बढ़ जाए। सेल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा। उपभोग कब करूंगा? उपभोग जब करूंगा जब ब्याज की दरें कम होंगी। एक बार फिर से बता दो कि सर ये वाला एग्जांपल भी हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बोलो कि ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया है। तीसरा पॉइंट है इसका, ये मात्रात्मक अभी साइड में ही रखना है ना, अभी हम केवल इनकी ही बात कर रहे हैं। चलो आगे वाली स्लाइड में ले लेता हूं। तीसरा है आपका नगद कोषों में रियायत, है ना। तीसरा है नगद कोषों में रियायत। नगद कोषों में रियायत। नगद कोषों में रियायत का मतलब क्या है, मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपने जीरो डाउन पेमेंट सुना है? जीरो डाउन पेमेंट कई सारे लोगों के पास, जैसे आपने मोबाइल की दुकान के बाहर लिखा देखा होगा जीरो डाउन पेमेंट, है ना। आपने कार या आपने जो है टू व्हीलर, जब कभी भी कोई सा फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, जैसे कल अक्षय तृतीया था, है ना, अक्षय तृतीया 30 तारीख को था। इसके अलावा गणेश चतुर्थी होती है, अनंत चतुर्दशी होती है, रामनवमी होती है, हनुमान जयंती होती है ना, और पैगंबर साहब का जन्मदिन होता है, ईद उल मिलाद उन नबी होती है, ठीक है, क्रिसमस होता है, बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं, आपने देखा होगा। तो वहां पर लिखा रहता है जीरो डाउन पेमेंट, है ना। एप्पल का आईफोन खरीदना है, जेब में नहीं है 10 रुपया, जेब में नहीं है 10 रुपया, और देख लिया कि जीरो डाउन पेमेंट पर हम आईफोन खरीद सकते हैं, मतलब नगद कोष में रियायत। नगद कोष में रियायत। सर मैंने अपना जो है फोर व्हीलर जो है वो ईएमआई पर लिया था, या फोर व्हीलर को मैंने सर फाइनेंस कराया था, ऐसा शब्द तुमने सुना होगा। हाँ सर, उनने हमसे डाउन पेमेंट जो है वो 40% लिया। मान लो आपकी फोर व्हीलर थी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख में से आपसे 40% 4 लाख लिया गया है कैश, 4 लाख लिया गया है कैश। अब फोर व्हीलर की सेल नहीं बढ़ रही है, फोर व्हीलर की सेल नहीं बढ़ रही है। जब फोर व्हीलर की सेल नहीं बढ़ेगी और ये फोर व्हीलर 10 लाख की शोरूम में टिकी है, शोरूम में रखी हुई है, मैं बोलूंगा एक काम करो तुम 2 लाख दे दो। मतलब मैंने बोला कि भैया तुम्हें केवल 20% डाउन पेमेंट करना है, बाकी 80% का तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। तो जितना मैं इसको कम करता जाऊंगा, नगद रियायत देता जाऊंगा, उतनी सेल बढ़ती जाएगी। हाँ या ना। फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, घर हो, प्लॉट हो, कुछ भी हो, अगर मुझे फोर व्हीलर की सेल बढ़ाना है, टू व्हीलर की सेल बढ़ाना है, अगर मुझे प्लॉट बिकवाने, प्रॉपर्टी लोन्स देने हैं, या मान लो मुझे प्रॉपर्टी लोन्स के अलावा मुझे हाउस लोन देना है, कुछ भी देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा नगद कोष में रियायत। मैं ये बोलूंगा, पहले आपसे ये बोला जाता था कि 40% आपको पहले डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कई जगह आपको जीरो डाउन पेमेंट करना पड़ता है। जब मोबाइल सेक्टर आपने देखा कि मोबाइल सेक्टर बूम ही नहीं कर रहा है, मोबाइल बिक ही नहीं रहे हैं, तो हमने बोला भैया एक काम करो, 0% डाउन पेमेंट करो, बाद में ईएमआई भरते रहना जो भी तुम्हारा होगा, है ना, ताकि मोबाइल की बिक्री तो बढ़े, और मोबाइल की बिक्री बढ़ेगी तो मोबाइल का उत्पादन होगा, और मोबाइल का उत्पादन होगा तो मोबाइल जो उद्योग लगे हुए हैं, मोबाइल जो उद्योग लगे हुए हैं वो
बूम करने लगेंगे, वहां पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। तो नगद कोषों में रियायत समझ में आया, है ना। ऐप पर क्लास आज से होना है सर, क्या नहीं, मंडे से करेंगे स्टार्ट, है ना। उसका एप्लीकेशन का थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को प्रॉपर मैसेज कर दिया जाएगा सुबह सुबह से सभी लोगों को, है ना, कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, जो भी आपकी क्लासेस का टाइमिंग है, जो भी आपने कोर्स परचेज कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने ऑफर में कोर्स खरीदे भी हैं 1799 में, तो उनका आज मैसेज भी आया कि सर हमने कोर्स परचेज कर लिया, आज एप्लीकेशन पर क्लास लगेगी क्या। मंडे से आपका प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास लगेगी। याद रखिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। आपकी एप्लीकेशन पर क्लास 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है। हम 1 घंटे नहीं पढ़ाएंगे, मैं 1 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे बाकी नहीं पता, है ना। बाकी मैं 1 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे हिस्ट्री हो चाहे इकोनॉमी हो। मैं 1.5 2 घंटे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्कर जब मैं उठाता हूं तब मुझे पता ही नहीं चलता कि 50 मिनट मेरे कब गुजर गए, है ना। और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट रहते हैं जैसे इकोनॉमी है, तो समझाने में, उदाहरण सेट करने में, तुम्हारे दिमाग तक चीज़ों को पहुंचाने में, और तुम्हें ये बताने में कि एग्जाम हॉल तक कैसे ले जाओगे, ये सब बताने में थोड़ा सा मुझे समय लगता है ना। मुझे समय लगता है, लेकिन जब तक तुम फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे सब्जेक्ट से, अर्थशास्त्र से, इतिहास से, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें चमकाऊंगा भी, मैं तुम्हें डांटूंगा भी, लेकिन नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और हिस्ट्री इकोनॉमी, इन दोनों के लिए आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। एमपीटेट वर्ग 1 का मुख्य परीक्षा का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूं, है ना, और बहुत अच्छा करेंगे अपन। तो ये वाला पॉइंट, नगद कोषों में रियायत, समझ में आया कि भैया हमें जीरो डाउन पेमेंट। तो यहां पर आप कैसे लिख सकते हो, जीरो डाउन पेमेंट, है ना। यहां पर आप समझने के लिए क्या लिख सकते हो, जीरो डाउन पेमेंट वाला। हमें मोबाइल वाला उदाहरण दिया था सर ने, हमें कार वाला उदाहरण दिया था सर ने, है ना, ताकि जब तुम रिवीजन करो तब तुम्हें ये चीजें समझ में आए। यहां पर मैंने काय का उदाहरण दिया था, तो यहां पर आलू वाला उदाहरण दिया था, और आलू के साथ साथ मैंने यहां पर आपको कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिया है। जमाखोरी किसानों ने करी है ना, और या फिर व्यापारी वर्ग ने करी है, किसानों से खरीद कर, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं, हाँ समझ में आ गया है जी। रमन जी, हाँ सर जी, मुझे हिस्ट्री वर्ग 1 का कोर्स लेना है, ले लीजिए। 1799 रुपये उसका प्राइस है, आज रात 12 बजे तक, है ना। अगर आपको समझ में आता हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं इस मास्टर से पढ़कर हमारा कुछ हो सकता है, तभी लीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, है ना। हाँ, आप यूट्यूब पर भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में, तो आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको सिस्टमेटिक तरीके से पहले दिन से क्लासेस देखनी है कि इतिहास के स्रोत, तो वो 8-10 क्लासों में वो खत्म होगा। अभी हम 6 बजे इतिहास पर भी चर्चा करने वाले हैं 5-7 मिनट बाद। पूर्व अनुमति द्वारा ऋण, आरबीआई बोलता है कि तुम लोन दोगे तो मुझसे पूछ कर दोगे। पूर्वानुमति द्वारा साख या ऋण, पूर्वानुमति द्वारा ऋण मतलब आरबीआई ने बैंकों से बोला है कि भैया जब भी तुम्हें लोन देना होगा ना, तब तुम पहले मुझे पूछोगे, उसके बाद पूर्व अनुमति, आरबीआई से पहले अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें लोन देना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई ने बोला है। इसके अलावा कई बार आरबीआई यह भी कह सकते हैं, कई बार आरबीआई यह भी कह सकता है कि ऋणों पर प्रतिबंध लगाओ, ऋण देना ही नहीं है ना। कई बार आरबीआई बैंकों को यह बोल सकता है कि भैया आपको ऋण देना ही नहीं है। वो एक टर्म, वह एक रूल बुक जारी करेगा, वह एक नियमावली जारी करेगा, और उस नियमावली में बोलेगा कि भैया अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको इन पर लोन या ऋणों पर क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है, ऋण नहीं देना है। सर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, पहली यूनिट पहला टॉपिक, है ना, यूनिट वाइज पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक वाइज क्रम से चलेंगे, सिक्वेंस से चलेंगे, है ना। और आपका लास्ट तक दिसंबर नवंबर तक आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू मिलेंगे, और यहाँ पर जो लिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ्स मिलेंगी। हाथ से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लिख सकते तो कोर्स मत लेना आप, है ना। आपको मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे एप्लीकेशन पर अपना पर्सनल नंबर साझा करूंगा, और मैं आपके प्रॉपर नोट्स भी देखूंगा कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे खड़े होकर, तो आपको भी लिखना पड़ेगा सर, है ना। आपको भी प्रॉपर लिखना पड़ेगा। आप सुनोगे, लिखोगे, साथ में सब कुछ होगा, ठीक है। एक हम अच्छे पाथ पर चलकर तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं, नहीं 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 नहीं, पूरा सिक्वेंस से, अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से। तो ऋणों पर प्रतिबंध भी आरबीआई लगा सकता है। कई बार आरबीआई बोल सकता है कि पहले अनुमति लो, उसके बाद ऋण दो। एक होता है उपभोक्ता साख का नियमन, उपभोक्ता साख का नियमन। इसमें जो पर्सनल लोन होते हैं, है ना, जैसे पर्सनल लोन ले लिया मैंने खर्चा के लिए, है ना, अपने खर्चे के लिए मैंने पर्सनल लोन ले लिया,
है ना, और मैं उपभोग वस्तुओं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा हूं, है ना। उपभोग वस्तुएं आपने कल पढ़ी थी, हाँ। आपने कल टिकाऊ वस्तुएं पढ़ी थी, हाँ। अब उपभोग वस्तुओं में तुम्हें पता है कि उपभोग वस्तुओं में सर ने हमें बताया था उपभोग वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, या इसी को मैं बोल सकता हूं पूंजीगत वस्तुएं। अब अगर मैंने ये वस्तुएं लिखा है तो क्या तुम इन शब्दों से परिचित हो कि उपभोग वस्तुओं में खाना खाना आएगा, हाँ, है ना। यहां पर मैंने आहार लिखा था, बिल्कुल। यहां पर मैंने वस्त्र लिखा था, बिल्कुल। एक सेवा भी लिखी थी, मनोरंजन, हाँ सर लिखी थी। यहां पर मैंने औजार लिखे थे, हाँ। यहां पर मैंने मशीनरी लिखी थी, हाँ। यहां पर मैंने औजार, मशीनें और उपकरण लिखे थे, इंस्ट्रूमेंट्स लिखे थे, हाँ। तो ये सारी पूंजीगत है। अब ये वाला जो सेक्टर है यहां पर, मान लो मुझे इस पर ऋण नहीं देना है, इस पर ऋण देना है ना। तो ये होता है उपभोक्ता साख का नियमन। मुझे इसको कैसे रेगुलेट करना है, मुझे इसको कैसे रेगुलेट करना है। उपभोक्ता है वो तो उपभोग करता जा रहा है, करता जा रहा है, लोन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेकिन मुझे ये देखना है कि भैया पूंजी निर्माण भी हो, टिकाऊ वस्तुओं पर ऋण देने का मैं प्रयास करूंगा। तो उपभोक्ता साख का नियमन कुछ इस तरीके से आरबीआई कर सकता है। वो वस्तुओं को देखकर, है ना, जिस सेक्टर में वस्तुओं की बिक्री कम हो गई होगी उस सेक्टर में बैंकों से बोलेगा कि आप जो है मोटिवेट करिएगा कि मशीनें बिकें, औजार बिकें, उपकरण बिकें, ऐसी चीजों के लिए आप लोन सस्ती ब्याज दरों पर दीजिएगा ताकि लोग पूंजी का निर्माण करें, क्योंकि इनको बोला ही जाता है पूंजीगत वस्तुएं। अगला है ना, अगला है, जैसे अब मैं गया, मैंने बोला सर, है ना, मैंने बोला सर मुझे जो है अपनी ग्रोसरी खरीदने के लिए लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, है ना। तो वो मना कर सकता है। अब मैं गया, मैंने बोला सर मुझे जो है कुछ मशीनें खरीदनी है और मुझे उत्पादन करना है, तो वो मुझे जल्दी से दे भी सकता है। जल्दी से देने का मतलब क्या है, ब्याज दर कम होगी, और नहीं देने का मतलब क्या है, ब्याज दर बहुत महंगी होगी। ये आपको कंसीडर करते हुए चलना है। अभी आप केवल अर्थव्यवस्था में खो जाइए, अर्थव्यवस्था में रहिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा कि नहीं हमें तो बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे घर में तो खूब पैसा है। ये सब आपको कतई नहीं सोचना है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी बैंकिंग पर ही चलेगी, मांग एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति पर ही चलेगी। अगला है सर आयात पूर्व जमा, है ना। आयात पूर्व जमा ये क्या होता है, सातवां इंस्ट्रूमेंट है आयात पूर्व जमा। आयात पूर्व जमा, आयात मतलब क्या है कि आपको इंपोर्ट करने से पहले आपको कुछ क्या करना पड़ेंगे, डिपॉजिट्स करने पड़ेंगे, है ना। क्या है मैं बताता हूं कुछ। जैसे सुनना मेरी बात, जैसे ये भारत है, जैसे ये भारत है, ये शेष विश्व है। मतलब शेष विश्व का मतलब यहाँ पर विश्व के अनेक देश हैं, अमेरिका है, चीन है, जापान है, सऊदी अरब है। ये अन्य पूरे देश हो गए जहां जहां से हमारा व्यापार होता है ना। सऊदी है, ये मेन तीन ही है अपने तो, ठीक है। अब इससे शेष विश्व से भारत ने कुछ मंगाया, मंगाया मतलब इंपोर्ट किया, आयात किया, आयात किया, इंपोर्ट किया, है ना। मैं आपको भुगतान संतुलन में ये चीजें पढ़ा चुका हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से कुछ चीज आई है, यहां पर मान लो एक पार्ले जी बिस्किट आया है, एक पार्ले जी बिस्किट आया है, और ये पार्ले जी बिस्किट चाइना ने बनाया है, और चाइना ने इसको बोला है कि ये भारत में 3 रुपए का बिकेगा, है ना, ये 3 रुपए का बिकेगा। तो अगर ये यहां पर आया, सेम टेस्ट है, सेम क्वांटिटी है, 5 रुपए वाले में 10 बिस्किट इसमें निकलती थी, भारत वाले में, चीन वाले में भी 10 ही बिस्किट निकल रही हैं, सेम टेस्ट है, सेम क्वांटिटी है, सब कुछ सेम है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सेम है। ये भारत में जो पार्ले जी बन रहा है, ये भारत में जो पार्ले जी बन रहा है 5 रुपए का बन रहा है, तो क्या ये बिकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेगा। हमें तो क्वालिटी और क्वांटिटी से मतलब है ना। हाँ, अगर हमें 10 बिस्किट 3 रुपए में मिल रहे हैं और 10 बिस्किट 5 रुपए में मिल रहे हैं, सेम टेस्ट है, सेम शुगर है, सेम एनर्जी है, सेम कैलोरी है, तो मैं ये वाला लूंगा। तुम इतने अच्छे नहीं हो कि तुम ये बोलो कि भारत देश महान, मैं अब 5 रुपए वाला जो है मैं 5 रुपए वाला ही खाऊंगा, ये चाइना का प्रोडक्ट है ये नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, तुम भी सस्ता ढूंढते हो। ये सेम क्वालिटी, मैं बोल रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, सेम क्वालिटी है, सेम क्वांटिटी है, 3 रुपए वाला लोगे तुम। तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि अगर तुम्हें इंपोर्ट करना है कोई चीज, तो उसके पहले तुम्हें अपने खाते में इतना पैसा रखना पड़ेगा। तो आयात करने से
हालांकि हम कस्टम एक्साइज जो अब यहाँ पर जो ड्यूटीज लगती हैं, जो नकारात्मक टैक्स लगता है, वो 3 रुपए का बिकने नहीं देगा, वो 5 रुपए का ही बिकने देगा। वो टैक्सेशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं शुल्क पढ़ाऊंगा तब मैं वो चीज आपको बताऊंगा। लेकिन आरबीआई ने भी एक क्या रख दी है, कंडीशन रख दी है कि भैया अगर तुम किसी ऐसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हो जो भारत के बाजार को विकृत कर सकता है, भारत के बाजार को खत्म कर सकता है, भारत के बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, और ऐसी प्रतिस्पर्धा जो कि नकारात्मक है, दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आने से हमारे देश का उद्योग धंधा तो बंद हो जाएगा, हमारे देश के लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे देश के लोगों के पास तो आय ही नहीं होगी, उनका जीवन स्तर तो खराब ही हो जाएगा। तो आरबीआई बोलता है कि भैया जब भी आप किसी चीज का इंपोर्ट करो ना, तो उसके पहले आपको अपने खाते में इतना पैसा डिपॉजिट करके, इतना पैसा आपको रखना पड़ेगा जमा करके। तो एक तरीके से उसने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि वो आयात ना कर सके। एक तो आयात करेगा तो सामने वाले का पैसा चुकाना पड़ेगा, और पहले से आरबीआई ने बोल के रखा है कि तुम्हें इतना खाते में ही रखना है, कैसे कर पाएगा इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलेगा भैया मुझे तो वो 3 रुपए वाला पार्ले जी मंगाना ही नहीं है। समझे मेरी बात की नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं। जो आयात करने का इच्छुक था, अब वो आयात करेगा क्या, आरबीआई ने बोला इतना जमा करना पड़ेगा, चल 50 करोड़ जमा कर पहले अपने खाते में, उसके बाद तू इंपोर्ट करना। बोले भैया मुझे तो इंपोर्ट ही नहीं करना है। आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे एक चीज और मिलती है, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। ऋणों की सीमांत मतलब होता है मार्जिनल, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन क्या होता है ये? सर ये तो खतरनाक शब्द है। हाँ खतरनाक तो है यार, है ना, खतरनाक तो है ये। ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, इसका मतलब ये है, जैसे तुमने देखा होगा गोल्ड लोन मिलता है, सोने पर ऋण मिलता है। हाँ, सोने पर ऋण का मतलब क्या है, इसको मैं अंग्रेजी में क्या लिख सकता हूं, गोल्ड लोन लिख सकता हूं। हाँ, मेरा सोना है 1 लाख रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए का है, मैं बैंक के पास गया, बैंक बोला 90% आपको लोन मिल जाएगा, मतलब 90,000 का लोन मिल जाएगा, 90,000 का लोन मिल जाएगा, है ना, 90,000 का लोन मिल जाएगा। तो मैं गोल्ड रख दूंगा और कैश ले लूंगा, गोल्ड रख दूंगा और कैश ले लूंगा। ऐसी कई बार कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी कई बार परिस्थिति हो जाती है कि हमें गोल्ड लोन लेना पड़ता है। अब एक कंडीशन चेंज हो गई, यहां पर मुझे 90% मिल रहा था, दूसरी बार जब मैं गया तब बैंक वाले ने बोला कि भैया आपको आपके गोल्ड पर 75% मिलेगा। तो मुझे कितना मिला, 75,000 मिला। पहले कितना मिला था, 90,000, अब कितना मिला, 75,000, क्योंकि मेरे गोल्ड की कीमत, एक्चुअल कीमत कितनी है, 1 लाख, 1 लाख। तो ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, सीमांत आवश्यकता का मतलब यह हो गया कि मार्जिनल नीड्स कितनी है, मार्जिनल नीड्स को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। पहले हम उसका 90% दे रहे थे, अब हम उसका 75% दे रहे हैं। क्या पता पहले 75% दे रहे थे, अब हम उसका 90% दे रहे हैं। तो इससे पैसे का फ्लो बढ़ेगा घटेगा, हो सकता है पैसे का फ्लो में कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मुझे उसको देना होगा तो मैं 90% में दे दूंगा, अगर नहीं देना होगा तो मैं उसको बोलूंगा भैया अब तो तुम्हें गोल्ड जो है वो 75% में मिलेगा, क्या तुम अपना गोल्ड रखना चाहोगे? तो तुम बोलोगे नहीं 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 रखते, और यहाँ पर तुम बोलोगे हाँ हाँ रख देते। तो अर्थव्यवस्था यही है, यही मौद्रिक नीति के आपके क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। और अब जो हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स की, वो हम देखेंगे। मात्रात्मक उपकरण में मैं आपको रिवर्स रेट के बारे, रिजर्व रेट के बारे में, सीआरआर एसएलआर के बारे में और पॉलिसी रेट के बारे में आपको आगे की क्लासेस में बताने का प्रयास करूंगा, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। 6 बजे इतिहास की क्लास है, डेमो क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।